हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्टिस्ट बॉक्स। सो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे ही कलाकार हैं, इनका नाम है दिनेश सुतार। आज हम दिनेश सर से उनकी कला और उनके जीवन में कला का क्या महत्व है, उनके बारे में आज उनसे बात करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ इनसे प्रश्न भी हम पूछेंगे। तो आज हम सर से बात करेंगे। तो सर, मैं तो आपको जानता हूँ और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आर्टिस्ट बॉक्स को दिया और आप हमारे साथ आएँ बात करने के लिए। तो सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा परिचय मैं ऐसा सॉफ्टली दे देता हूँ। आराम से। मेरा मतलब मेरे माँ बाप दोनों टीचर थे जी। और बचपन में मतलब पढ़ाई मेरी जिला परिषद मतलब गांव में ऐसे स्कूल में हुई जी। उसके बाद स्कूल एजुकेशन था वो भी गांव में ही हुआ, मराठी मीडियम में था जी। उस गांव में कैसा होता है सब मतलब नेचर और ये एकदम हेल्दी वातावरण रहता है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा मेरी परवरिश जो हुई वो बहुत अच्छी हुई। और माँ बाप टीचर होने के कारण मुझे बहुत कुछ सिखाते थे। ऐसे नहीं कि आर्ट सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन बाकी चीज़ों में भी सिखाते थे। पिताजी मेरे अच्छे टीचर होने के बाद भी वो अच्छे कारागिर थे, उनको फर्नीचर बनाना बहुत अच्छा लगता था। और वो मतलब हर जो काम करते थे वो करते हैं, वो मतलब ऐसे बोलते ना कि एकदम जी जान से काम करते थे, हर एक चीज़ जो बनाएंगे जी। और वो हमेशा नया सीखने की कोशिश करते थे कि उनको कोई सब्जेक्ट का ये नहीं था कि मुझे ये नहीं करना है। वो सब सब्जेक्ट में उनकी रुचि ज़्यादा थी और उनको देखते देखते मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि मैं इनके जैसा काम करूँगा। तो लेकिन बाद में मेरी ज़्यादा रुचि आर्ट में भी बढ़ने लगी। उनको हैंड राइटिंग उनका बहुत अच्छा था, तो वो मुझे सिखाते थे कि हैंड राइटिंग मतलब जो ये अपना बोरू पेन होता है वो पेन से कैलीग्राफी कैसे निकाली जाती है, बचपन में ही वो मैं सीख गया था। ड्राइंग कैसे बनाते हैं, तो पिताजी के थोड़ा इसके आर्ट के इन्फ्लुएंस के वजह से मुझे आर्ट में रुचि होने लगी। स्कूल ख़त्म होने के बाद थोड़ा मैं दंगाई किस्म का लड़का था, तो मार्क थोड़े कम आ गए। तो मम्मी और पापा ने बोला कि अभी ठीक है, लेकिन तुम अभी क्या करोगे। उस टाइम ऐसे कुछ था कि इंजीनियर बनो तो अच्छा लाइफ हो जाएगा। तो मुझे आइडिया नहीं थी आर्ट स्कूल के बारे में या इसके बारे में, लेकिन आर्ट में रुचि थी खाली। उसके बाद मुझे मम्मी पापा ने इंजीनियरिंग में डाला। तो 10वीं से इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, तो 10वीं तक मैं मराठी माध्यम में पढ़ा था और बाद में जब कॉलेज गया तो सब सब्जेक्ट इंग्लिश में थे। मेरी ड्राइंग और बाकी इंग्लिश वगैरह ठीक थी, लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत आने लगी। तो उस ईयर मुझे ड्रॉप लेना पड़ा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग। तो मम्मी पापा नाराज़ हो गए, ड्रॉप लेना पड़ा। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तुझे जो अच्छा लगता है वो कर।
तो उन्होंने मुझे फिर आर्ट स्कूल में एडमिशन दिला दी। आर्ट स्कूल भी मेरे फर्स्ट ईयर में कुछ अच्छा नहीं रहा मुझे। आर्ट स्कूल थोड़ा सा मतलब एक साल समझने में ही गया कि आर्ट स्कूल में करना क्या है। वैसे तो बेसिक चीज़ें करनी होती है, लेकिन वो समझने में मुझे एक साल गया। वो साल भी मेरा ड्रॉप आउट गया फर्स्ट ईयर आर्ट स्कूल का। तो थोड़ा मैं भी निराश हो गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मतलब मुझ में एबिलिटी है और मैं कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और आर्ट इजी तो है, लेकिन मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो एक साल ड्रॉप होने के बाद मेरे में बहुत चेंजेस आए। जैसे साइकोलॉजी के लिए भी चेंजेस आए, मुझे कुछ करने की चाह बढ़ी। और दूसरी बात, फिर मैं खुद को देखने लगा, तो थोड़ा खुद को कोसने भी लगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस करने लगा। प्रैक्टिस करते करते मुझे फिर थोड़ा लगने लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने ग्रिप थोड़ा पकड़ ली, थोड़ा स्केचिंग बढ़ाया या कुछ मेहनत करने लगा, और मुझे ही कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं कर सकता हूँ, कुछ काम कर सकता हूँ। उसके बाद फिर एजुकेशन अच्छे से कंप्लीट हो गया। फिर भी कुछ चीज़ें रह गई करने को। जैसे कॉलेज में होता है कि हम लोग एक दो सब्जेक्ट पे ही ध्यान देते हैं और बाकी के सब्जेक्ट निगलेक्ट करते हैं। और उस टाइम मतलब देखने वाली चीज़ें, जैसा आज इंटरनेट है, वैसे उस टाइम किताबें भी नहीं मिलती थी हमें पढ़ने के लिए या देखने के लिए। तो वो होता था कि थोड़ा मुझे लगा कि मुझे और काम करना चाहिए कम। तो मैं फिर काम करने लगा। इस एजुकेशन के बाद मैंने टीचिंग का जॉब चालू किया। मुझे ऐसे लगा कि मैं ये अच्छा कर सकता हूँ और मुझे सीखने में ज़्यादा रुचि है। तो मैं अगर बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मतलब एक असाइनमेंट होती है कि मैं अगर ये असाइनमेंट उनको देता हूँ तो उसके मतलब जितने बच्चे होते हैं उसका 30 रिज़ल्ट मुझे मिलता है। इस हिसाब से मैं 30 पेंटिंग्स अपने आप के खुद के देख सकता हूँ जो कि मैंने नहीं बनाए हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो मेरे ही है और मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ। मतलब ऐसे कि जो भी स्टूडेंट काम करते हैं उनके जो आइडियाज़ है वो देखने में बहुत बड़ा मज़ा आता है। वो काम करते हैं, जब वो देखते हैं तो वो मज़ा आता है। फिर तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी, जो स्टूडेंट का जो वर्क है उनको अप्रिशिएट करना, और जो मैंने बोला है या मैंने असाइनमेंट उनको दी है उसमें क्या कमी रह गई या उसको और बेटर कैसे किया जा सकता है। वो करते करते मैं भी कुछ सीखने लगा। मतलब स्टूडेंट को सिखाते सिखाते मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि आजकल अभी बहुत सारे स्टूडेंट उनको देखने को मिलता है, इंटरनेट पे मिलता है, हर जगह से मिलता है। तो उस चीज़ों का अभी के वर्क में बहुत फ़र्क हो चुका है। हाँ, और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं बच्चे।
खाली हार्ड वर्किंग का ये है कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए ज़रूरत है। और मैं खुद ऐसे मैंने खुद को ऐसे ट्रीट किया है कि अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ या मैं काम नहीं कर सकता हूँ तो एक बात ज़रूरी है कि मुझे खुद को बताना पड़ेगा। तो मैं हमेशा मतलब स्कूल कॉलेज के दिनों में मैं खुद ऐसा सोचता था कि अगर मैंने आज ये काम नहीं किया है तो मुझे चैन नहीं आता था। मतलब मैं दिन का मतलब मेरा ये रहता था कि मुझे आज इतना काम करना है, तो वो काम पूरा करके ही मैं मतलब घर पे जाता था। समझो आज मैंने 2 पोर्ट्रेट करना है तो 2 पोर्ट्रेट करना ही है। उसके कॉलेज में जो हमारा हॉस्टल था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब हमारे हॉस्टल में सभी 8 स्टूडेंट थे, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते थे कि खाना खाने के बाद रात के 8-9 बजे के बाद हम लोग किसी एक के रूम में बैठ जाते थे काम करने के लिए, मॉडल बिठाते थे। तो हर रोज़ कुछ स्केचिंग करते थे, तो वो मज़ा आ जाता था कि हॉस्टल लाइफ का एंजॉयमेंट बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग दिन रात काम कर सके। और उसका टाइम का कोई ये नहीं था, 2-2 3-3 बजे तक हम लोग रात के काम करते थे। और बहुत हेल्दी ये था। तो सभी बच्चे मतलब पैशनेट थे, मतलब ऐसा टाइम पास तो कुछ होता ही नहीं था। हमारा टाइम पास यही था कि काम करो। तो मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि आपको जो कला की जो विरासत है वो आपके पिताजी से मिली थी। बराबर। जो आपके जो पहले जो शिक्षक थे कला के वो स्वयं आपके पिता थे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। हमारे स्कूल में आर्ट टीचर भी थे और वो हमारे अच्छे मित्र भी थे। मतलब जब मैं सीख के उनके पास गया तो उनको बहुत आनंद हुआ कि इसने मेरे से ज़्यादा सीख लिया। वो अभी भी मुझे मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे भी उनके प्रति बहुत आदर है, क्योंकि वो भी ऐसे ही किरदार थे कि उनका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था और वो पेंटिंग भी बहुत अच्छा बनाते थे स्कूल के इस हिसाब से। और दूसरी बात वो उनका क्राफ्ट वर्क भी बहुत अच्छा था। तो एक बार जैसे हाथी होता है वैसे ही उन्होंने एक मतलब क्या बोलते हो कॉटन का हाथी बनाया था। इतना बड़ा हाथी देख के बहुत हमें अच्छा लगा था कि स्कूल में इतना बड़ा हाथी उन्होंने ऐसे खुद हाँ क्राफ्ट के जरिए बनाया था उन्होंने। बहुत अच्छा लगा था वो भी टीचर अच्छे थे। मुझे बहुत टीचर भी अच्छे मिले। कॉलेज में क्या होता है कि सब कुछ चीज़ें मतलब सीखने नहीं मिलती है, लेकिन उसके बाद हम लोग अगर उसके ऊपर काम करेंगे या सोचेंगे तो खुद को बदल सकते हैं या उसके बारे में ये कर सकते हैं कि ऐसे नहीं कि जो चीज़ें नहीं हुई अच्छा हुआ, जो चीज़ें हुई वो अच्छा हुआ, जो चीज़ें नहीं हुई तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि सोच रहे हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एजुकेशन तो पूरा लाइफ चलता है, ऐसा नहीं कि आज एक एजुकेशन डिग्री ले ली और ख़त्म हो गया। आर्ट का एजुकेशन ऐसे है कि ज़िंदगी भर वो चलता रहेगा, हर दिन नया कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर दिन नया ही है। ऐसा नहीं आज का दिन कल आएगा, कल कुछ नया मिलेगा। तो सर हर एक आर्टिस्ट का हर एक
चित्रकार का अलग अलग स्टाइल होता है काम करने का, तो उसी तरीके से आपका भी एक स्टाइल है, तो उस थोड़ा तो आप शेयर कर सकते हैं इसके बारे में। एक्चुअली मुझे ना पहले स्कूल कॉलेज के टाइम ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप किस पर्टिकुलर इसमें काम करना चाहोगे। ओके। तो मुझे पोर्ट्रेट अच्छा लगता था, लेकिन पेंटिंग में किस चीज़ में आप करना चाहते हो। तो फिर मैंने पोर्ट्रेट चुना था। पोर्ट्रेट में मुझे बहुत अच्छी रुचि थी जी। और उसमें मैं दिन रात काम करता था, मतलब रोज़ तीन चार पोर्ट्रेट करता था। ओके। और उसके बाद फिर पेंटिंग का जो था, तो मुझे थोड़ा पेंटिंग समझने में थोड़ा दिक्कत आया, कंपोजिशन समझने में ओके। दिक्कत आ रहा था। तो मैंने बेसिक स्टेज स्टार्ट किया, पेंटिंग कैसे समझा जाता है या कैसे डेवलप होता है। तो मैंने बेसिक डिज़ाइन से स्टार्ट किया। बेसिक डिज़ाइन मतलब इन द सेंस चीज़ों को कंपोज करके 2D डिज़ाइन, चीज़ों को कैसे कंपोज किया जाता है। तो उससे स्टार्ट करके फिर मैंने उसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे में आ गया कि वो उसको बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। एब्स्ट्रैक्ट। तो वो मैं करने लगा। ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट में मैंने बहुत दिन काम किया, ओके। एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में। तो उसके बाद फिर मुझे लगने लगा कि मुझे अभी अलग कुछ करना चाहिए। ऐसे मुझे अच्छा लगता था कि सभी पेंटिंग करने का जो स्टाइल है वो मुझे सभी का अच्छा लगता है, या बहुत स्टाइल है अच्छा लगता है। लेकिन मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने फिगरेटिव पेंटिंग के बारे में करना सोचा, क्योंकि फिगरेटिव पेंटिंग एक ऐसी कला है जो हमारे मतलब भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रह चुकी है। पेंटिंग और फॉर्म के बारे में, वो स्टाइलाइजेशन के बारे में थोड़ा, तो वो मुझे अच्छा लगने लगा कि पेंटिंग अगर मैं फिगरेटिव करूं और थोड़ा स्टाइलाइज करूं तो थोड़ा मुझे आनंद मिलेगा। तो वो मैंने फिर स्टार्ट किया फिगरेटिव पेंटिंग। तब मुझे आई थिंक 2005 में मैं मेरी शादी हुई थी, और हर घर में हम दोनों ही थे जी। और उस टाइम मैं सोचने लगा कि क्या कर सकते हैं। और फिर ऐसे ही मैं घर में स्केचिंग करता था जी। तो स्केचिंग करते करते मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना हम फैमिली के ऊपर पेंटिंग सीरीज़ बनाए। ओके। तो मैंने फिर स्टार्ट किया फैमिली के ऊपर पेंटिंग करना, और वो सब्जेक्ट मुझे आज तक बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ह्यूमन फिगर और रिलेशन, मतलब मैन एंड वुमन, अच्छा, रिलेशन और उनका जो ब्यूटी है, हाँ, मतलब किसी भी कपल को आप देख लो, वो कपल देखने में इतना सुंदर लगता है। ओके। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फैमिली और उसके आजू बाजू के जो किरदार होते हैं या फिर चीज़ें होती हैं, या उनका जो स्ट्रगल होता है, और वो स्ट्रगल और फैमिली दोनों साथ साथ इतना सुंदर सब्जेक्ट है मेरे लिए। तो उसके ऊपर ही मैं काम करता हूँ, और उसके बारे में ही उसके ही आजू बाजू के एलिमेंट होते हैं मेरे पेंटिंग में। तो वो एक मेरा पेंटिंग का सिलसिला अभी तक जारी है जी। दूसरी बात पोर्ट्रेट की,
तो पोर्ट्रेट मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मुझे हर व्यक्ति अच्छा लगता है। जो सामने वाला मुझे दिखाई देता है, मैं उसकी तरफ देखता हूँ जी तो उसमें कुछ नया नज़र आता है। जी। और सर आप उसके जो भाव है या उसका कैरेक्टर है या उसका समझो रंग है, हाँ उनके कुछ जो- भी, हाँ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं उसके बारे में सोचता हूँ और उसका पोर्ट्रेट करने के बारे में सोचता हूँ, तो वो एक मुझे अच्छा लगता है काम करने के लिए। और पोर्ट्रेट का कैसा पुराना महाराष्ट्र में पुराना इतिहास है और बहुत सारे पुराने आर्टिस्ट थे महाराष्ट्र में, तो पोर्ट्रेट वो इंस्पायर करते हैं काम करने के लिए पोर्ट्रेट। जी। और जो सर जो मैंने आपके जो चित्र देखे हैं, जो स्पेशली पोर्ट्रेट जो मैंने देखा है ज़्यादातर, वो ज़्यादातर जो आपके जो रंग होते हैं, हमें कभी कभी लगता है कि उनको चित्र को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, रंग को ही देख के भाव का अंदाज़ा हो जाता है। वो मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जब भी मैं आपके पोर्ट्रेट्स वगैरह देखता हूँ, आप जो उसके अंदर जो रंग जो भरते हैं उसके अंदर, वो ऐसा नहीं लगता है कि वो सेम रंग है। वो बोलते हैं कि उस रंग में उस व्यक्ति की मनोदशा बताती है। अच्छा, हाँ मैंने देखा है, क्योंकि ऐसे ऐसे कलर का आपने चुनाव करते हैं आप। हर एक पोर्ट्रेट का एक ये होता है कि कलर हार्मनी होता है। जी समझो आप काले हो, गोरे हो, हाँ मिडल मतलब गेहूं वाले रंग के हो, लेकिन उस कैरेक्टर के हिसाब से अगर हम लोग कलर करते तो कलर वैसे वैसे आ जाते हैं। मैं हमेशा थोड़ा ऑब्ज़र्व करता हूँ कैरेक्टर, और उस हिसाब से फिर कलर हार्मनी बन जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर पोर्ट्रेट में एक वही कलर सेम कलर सिमिलर हो जाते हैं जी। कभी कभी वो बन जाते हैं मेरे, मतलब वो कौन सी भी मतलब आर्ट बनने की एक जो प्रक्रिया होती है जी। उसमें क्या होता है कि आर्टिस्ट जब काम करता है ना, वो तो अपने आप बन जाता है रंग उसके। हाँ, क्योंकि उसका कोई मतलब फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला समझो बना भी लिया तो वैसा रिजल्ट तो नहीं निकलेगा, और ज़रूरी भी नहीं है कि वैसा निकले। हाँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति का मतलब पेंटर का उसका अलग स्टाइल है, और उसकी जो पैलेट होती है, हाँ उस पैलेट की वजह से वो आर्टिस्ट जाना जाता है। तो मेरे में मतलब मेरे रंग जो है वो अपने आप बन जाते हैं क्योंकि मैं तो ऐसे सोचता नहीं। मैं कभी कभी समझो अलग कलर ले भी लेता हूँ, तो ये होता है कि वो बन जाता है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला नहीं है। और ये क्वेश्चन मैं आपसे काफ़ी समय से पूछना चाहता था कि जो आप रंगों का जो चुनाव करते हैं, ये मतलब इसके लिए कोई आप मापदंड कुछ रखते हैं, या फिर तो आज मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर आज मुझे मिल गया, और अच्छा हुआ कि आज हम लोगों ने एक टॉक शो रखा जिसकी वजह से ये उत्तर मिल गया। नहीं, ऐसा काम करते करते ना, मतलब जैसे हम काम करते हैं उसके बाद हमको पता चलता है जी। कि कौन से कलर लेने चाहिए। बहुत सारे आर्टिस्ट अलग अलग कलर लेते हैं, तो उनका मानना है। मेरा मानना मतलब मैं जो कलर लेता हूँ वही कलर तो वही है, मतलब ट्यूब में जो मिलते हैं वही कलर है, लेकिन पिक कौन से करते हैं आप, कौन से कलर, हाँ, और तरीका अलग है। हाँ, उसका जो हार्मनी जो बनते जाएगा वो कैसे बनेगा, तो वो सब चीज़ें हैं कि पेंटिंग अलग बनते जाता है, कलर हार्मनी अलग बनते जाता है। ओके। बाकी
पोर्ट्रेट में तो वही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फ्रीली काम करना। अभी मैं पोर्ट्रेट का काम कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा और करना बाकी है, और करना चाहता हूँ। कुछ नया करने की ये कर रहा हूँ। दिन प्रतिदिन कुछ अलग करने की चाह है आपने? हाँ, करना ही चाहिए। वो हर एक आर्टिस्ट की ही लगभग वो रहती है कि अगर वो हर रोज़ अगर सुबह उठता है तो वो किसी न किसी चीज़ से प्रभावित हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है किसी न किसी चीज़ से, और उसको ही अपनी प्रेरणा मान के उसको फिर क्रिएट करने की कोशिश करता है। बराबर। मेरी भी यही, मैं भी यही सोचता हूँ और कोशिश करता हूँ मैं भी अपने जीवन में कुछ इसी प्रकार का करने की। तो सर, कला के प्रति आपकी विचारधारा क्या है? सीखते सीखते देखो, सीखते सीखते एक बात तय हो गई, और दूसरी मतलब मुझे रोज़ काम करना है जी। दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी मतलब विचारधारा को पकड़े हुए मत चलो। जो कुछ भी मिल रहा है सामने वाले से या दृश्य रूप से मिल रहा है, रोज के जीवन में कुछ नया मिल रहा है, उसको देखो, समेटो, उसकी ब्यूटी को समझो। ओके। और वो ब्यूटी जो है वो आपको मतलब और इम्प्रूव कर देगी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी तो मेरा मतलब ऐसा है कि दिन हमेशा रंगीन होते जा रहा है। ओके। मतलब कि हर एक चीज़ मुझे देखने में, हाँ, मुझे नहीं लगता कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं देख रहा हूँ तो कुछ अलग नज़रिए से देखता हूँ हर एक चीज़ों को। हाँ, किसी भी वस्तु को। तो अगर समझो, अगर मुझे उसमें ब्यूटी दिखाई दे रही है तो आनंद मुझे मिल रहा है। अगर हमने वो देखना बंद कर दिया, समझो मुझे खाली बैठा हूँ और मैं देखना बंद करूँगा तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। मुझे पहले देखना चाहिए, देखना है, और देख रहा हूँ, इसके लिए मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और दूसरी बात, वो मेरे पेंटिंग में आ रहा है। तो वो भाव, वो कंपोजिशन हो या कुछ भी विजुअल जो मुझे दिखता है, हाँ, तो उसका एक अलग कंपोजिशन, अलग कुछ कलर, अलग कुछ ये उसकी सामने आता है। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ओके। मेरा नज़रिया ऐसा बन रहा है क्योंकि बन चुका है, अच्छा वस्तुओं के प्रति, हाँ, चीज़ों के प्रति, सबके प्रति। तो सर, मतलब आपके जीवन में कुछ कभी ऐसी घटनाएं आई हैं जिसको देखने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि कला से ही आपका मन उठ गया हो, या फिर उसके प्रति थोड़ा सा कला को लेके आपको थोड़ा दिल में थोड़ी कंपन आ गई हो, कुछ ऐसा कभी हुआ है? हाँ, एक दो बार हुआ था, क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि हम बहुत बार कोशिश करने के बाद भी मेरा काम अच्छा नहीं हो पा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ओके। तो एक दो दिन मैं ऐसे ही खाली बैठा रहा, मुझे बहुत खुद से ही चिढ़ाने लगी। और दूसरा मतलब मुझे कोई अगर कुछ बोलने भी आता था तो मुझे इरिटेट हो जाता था। अच्छा। तो 2-3 दिन ऐसे मेरे निकल गए। ओके। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसका सॉल्यूशन है, हाँ, वो सिर्फ काम ही है। जी। तो फिर मैंने वापस काम करना चालू कर दिया, खुद की कमियां ढूंढी। ओके। क्योंकि कमियां हम में ही होती है, दूसरों में नहीं होती ना। मैं काम करने जाता हूँ और मेरा काम अच्छा नहीं हो रहा है तो कमी मुझ में है। तो
वो चीज़ मुझे पता चली, फिर मैंने काम चालू किया। थोड़ा वक्त लगा काम सुधरने के लिए या कुछ समझने के लिए, लेकिन वो स्टेज आ जाता है हर एक आर्टिस्ट के लाइफ में हाँ। कि थोड़ा मतलब उस परेशान चीज़ हो से, जाता हाँ, है। और कभी कभी होता है उस चीज़ से वो ऊब जाता है कि अरे यार अब तो लगता है कि इसके मतलब क्या मैं इसके काबिल हूँ भी या नहीं। क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि एक कलाकार के जीवन में एक ऐसा आता है कि वो खुद भी सोचने लगता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ उसके काबिल भी हूँ या नहीं। तो अगर आप, और आजकल तो सर जो आजकल के जो यंग आर्टिस्ट हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं उनके जीवन में, चाहे वो उनकी पारिवारिक समस्या हो, चाहे वो उनकी मानसिक समस्या हो। तो जब वो जूझते हैं उस चीज़ से, तो वो भी सोचते हैं कि क्या मैं जिस चीज़ को मैं सजो के रख रहा हूँ, क्या वो मेरे लायक है। बिल्कुल सही, क्योंकि हर एक का अपना स्ट्रगल है, और स्ट्रगल से कोई चूका नहीं है। मतलब ऐसी बात है कि अगर स्ट्रगल नहीं रहेगा तो उसका तो मज़ा फिर नहीं उसका मतलब मिलने वाले फल की फिर हाँ, हाँ, वो लोग कदर भी नहीं करेंगे उसकी। हो जा मतलब समझो ना, अभी सोना अगर दागीने में बनता है तो उसको पहले तपना पड़ता है। तो संघर्ष का भी एक अलग मज़ा है। और संघर्ष में अगर कोई आदमी या कोई आर्टिस्ट काम करता है तो वही उसकी सच्ची कला होती है, मैं ऐसे मानता हूँ। और उसके बाद भी समझ के काम करता है। संघर्ष ज़रूरी है, और वो तो खरा मतलब एक फेज़ है, तो उसमें अगर वो हर किसी हाँ, को फेस करना पड़ेगा। नहीं वो मिलना ही चाहिए, उसके बिना आप आगे नहीं जा सकते। तो सर जी, जो आज के जो कला के विद्यार्थी हैं और जो अभी जो बिगनर आर्टिस्ट हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि, और उनके लिए आपका क्या संदेश है जिसकी वजह से वो अपने कला को और बेहतरीन तरीके से कर पाएँ और अपने जीवन में एक बेहतरीन कलाकार बन पाएँ? बहुत अच्छा है। मैं ये मानता हूँ कि पहले खुद को समझना चाहिए। मतलब मुझे क्या अच्छा लगता है, भले एक प्रोसेस है एकेडमिक, जो मतलब अगर आपको चित्रकला सीखनी है तो उसके लिए कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी है जी। जैसे कि रोज़ का रियाज समझो, स्केचिंग है तो वो स्केचिंग करना ज़रूरी है। दूसरी बात, मुझे रोज़ नया क्या मिल रहा है, किन से मैं बात कर रहा हूँ, किन लोगों से, उसमें पॉजिटिविटी है कि नहीं, वो समझना भी ज़रूरी है। और दूसरी बात, मुझे जो अच्छा लगता है उस चीज़ के बारे में मैं किन लोगों से इंटरेक्ट करूँ, क्या क्या करूँ, तो वो अगर हम लोग मतलब एक पॉजिटिव माइंड से करेंगे तो आप बहुत अच्छे से डेवलप कर पाओगे खुद को और अपनी कला को। हाँ। दूसरी बात जो मैंने कही कि पेंटिंग करना या स्केचिंग करना या कुछ आर्ट के बारे में काम करना, इसका ये होता है कि आपको दिन ब दिन वो काम करते समय आपको वो उसका एनालिसिस भी करना चाहिए। क्योंकि क्या करते हैं कि हम लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारी डेवलपमेंट हो रही कि नहीं हो रही है, वो भी ये भी देखना ज़रूरी है। जी। और अगर वो खुद रियलाइज करोगे, मतलब आप खुद समझोगे उस बारे में, तो आप मतलब खुद को ज़्यादा समझ पाओगे। और आर्ट का मेन जो यह है कि खुद को समझना, उद्देश्य, खुद को समझ के फिर इम्प्रोवाइज करना, खुद को समझ के फिर एक्सपोज करना,
तो वो अगर चीज़ें हो रही हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है। आजकल बहुत सारे मतलब अलग अलग ये है कि आप किसी भी क्षेत्र में आप आर्ट के काम कर सकते हो जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब ने वो करना ज़रूरी है। जैसे मुझे अभी तक कंप्यूटर ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन वो भी ज़रूरी है। तो कंप्यूटर सीखना भी ज़रूरी है जी। सबको ये करना भी ज़रूरी है, मतलब नई चीज़ों को भी अपनाना ज़रूरी है। हाँ, और उसके साथ साथ काम भी जी। खुले दिल से और खुले दिमाग से देखना करना ज़रूरी है कि आप अपनी कला को लेके जो आपके पास जो भी नई चीज़ें मिल रही हैं, जो बोलते हैं ना आधुनिक समय में जो चीज़ें अब आ चुकी हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी आ गई है, तो कलाकार तो अब वही है। एक चित्रकार की एक बोलते हैं ना कि एक हमेशा से ही वो कहते हैं कि उसकी एक परेशानी है कि जब से टेक्नोलॉजी आई है हमारा काम कम हो गया है। लेकिन अगर वो कलाकार अगर टेक्नोलॉजी को ही अगर अपना हथियार बना ले तो शायद उसके लिए उसका सबसे बड़ा वरदान वही साबित होगा एक कलाकार के लिए। टेक्नोलॉजी संभालने वाला आदमी है ना जी। तो आदमी उसके ऊपर काम नहीं करेगा, हाँ, तो वो और बेटर कैसी बनेगी। तो अगर वो भी चीज़ ज़रूरी है। तो आप कलाकार हैं तो आप उसको भी अपना लीजिए अपने कला में। आप उससे बेहतर क्या कर सकते हैं, शायद वो नई चीज़ आपको एक नया बोलते हैं एक नए प्रेरणा की तरह उभर के निकले, नए विजन दे सकती। अब बराबर बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी नए आर्टिस्ट हैं, बिगनर आर्टिस्ट हैं, तो हर किसी को एक अपने जीवन में नयापन की आवश्यकता है। तो अगर कुछ भी नई टेक्नोलॉजी अगर इंट्रोड्यूस होती है तो आप वो देखिए कि उससे लेके आप उससे क्या क्रिएट कर सकते हैं। एकदम बराबर। तो ये तो बात हो गई सर के कला और सर के जीवन के बारे में हमने बातें की। और दोस्तों मैं एक और बात बता दूं, सर एक कलाकार होने के साथ साथ एक कला के शिक्षक भी हैं और थाने स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल के पद पर भी नियुक्त हैं। तो दोस्तों अगला जो वीडियो है अब हम जा रहे हैं सर के साथ सर के कॉलेज में। तो चलो चलते हैं कॉलेज में।